फाइनेंशियल प्लानिंग्स तो हम सब करते हैं अपने अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हम सब एक फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि हमारा लाइफ इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से हम अपने फ्यूचर में यहाँ पे पहुँच जाएंगे, आज हमारा लेवल इस तरीके का है, हम उस लेवल पे पहुँच जाएंगे। हर तरह के फाइनेंशियल प्लानिंग हर कोई करता है अपने हिसाब से, लेकिन सबका सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और थ्रू आउट द लाइफ वो स्ट्रगल करते रहते हैं अपने फाइनेंस को लेके। बोलने का मतलब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको थ्रू आउट द लाइफ फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि आपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग की है वो सिंपल नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आपको या तो प्रॉपर समझ में नहीं आया या तो आपको गुमराह किया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेविंग्स की। हम एकदम सिंपल वे में बताएंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता कैसे और इसको किस तरीके से आप सिंपल तरीके से हर कोई अपना के अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकता है और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करके लाइफ में आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग्स की। सेविंग्स हम सबको एक इनकम आता है, हर महीने आता है। इनकम जो होता है दो तरीके से आ सकता है, या तो बिजनेस कर रहे हैं या तो आप सैलरी बेस्ड है, मतलब आप जॉब कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि आप जो पैसे कमा रहे हैं, मंथली जो इनकम आप आ रहा है आपके घर पे, उसमें से आप कितना यूज़ कर रहे हैं एज अ इमरजेंसी फंड। देखिए लाइफ में अगर भगवान ना करे, जैसे कि कोरोना का टाइम आया था, हमारे पास अच्छे खासे लोग लड़खड़ा गए थे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से। क्यों ऐसा? क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग करना हर कोई नहीं कर पाता है, आज के टाइम पे भी हर कोई नहीं कर पाता है, जबकि इंटरनेट इतना फ्लेक्सिबल हो गया है सबके पास। फिर भी फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लैक ऑफ मनी हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी जो कोरोना आया था उस टाइम पे अच्छे से अच्छे अमीर लोग भी पैसे के मोहताज हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि उनको सेविंग्स करने नहीं आते थे। आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं लेकिन 2 लाख में से आपके पास 10,000 भी नहीं बच रहा है महीने के, तो आप क्या कमा रहे हैं? इससे अच्छा तो वो आदमी है जो 15,000 कमा रहा है और 5,000 खर्चा करके 10,000 बचा रहा है, वो बेटर हुआ ना आपसे। तो इस तरीके से हमको देखना है। हमको सेविंग्स का मतलब ये नहीं है कंजूसी करना, 1 रुपया खर्चा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, लाइफ में एंजॉय नहीं करना है, या फिर कहीं घूमने नहीं जाना है, या फिर जो ज़रूरी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं वो नहीं करने। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सेविंग्स की बात यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको एटलीस्ट 20% अपने सैलरी में से, अपने इनकम में से कुछ पैसे आपको सेविंग में डालने चाहिए, जो आपको एज ए इमरजेंसी फंड काम आएगा। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? सबसे पहली बात, इमरजेंसी फंड आपके कम से कम आने वाले टाइम के 6 महीने के बराबर होने चाहिए। मान लीजिए आपका जो मंथली एक्सपेंस है 20,000 रुपीज़ है, मंथली एक्सपेंस आज के टाइम पे आपको 20,000 रुपीज़ में आपका घर चलता है 20,000 रुपये में, तो 6 महीने के हिसाब से कितना हुआ? 1,20,000 रुपया। तो 1,20,000 रुपया एज ए इमरजेंसी फंड आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। अगर आपके सेविंग अकाउंट में 6 महीने का बकाया पैसा नहीं है, आपके पास 6 महीने का एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं पड़ा है सेविंग अकाउंट में आपके, तो आप फाइनेंशियली बहुत ही वीक हो। आपने फाइनेंशियली कोई भी प्लानिंग नहीं की है, इसका मतलब आपने इमरजेंसी फंड अपना नहीं रखा है। इमरजेंसी फंड हमको इमरजेंसी में काम आता है, तो आपको इस पर प्रॉपर ध्यान देना। सबसे पहले आपको अपना इमरजेंसी फंड अच्छे से प्लान करके साइड करना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात हम करते हैं लोन्स की। लोन्स 2 तरह के होते हैं, एक तो बैड लोन्स होते हैं, एक तो गुड लोन्स होते हैं। अब ये बैड लोन्स गुड लोन्स क्या होते हैं, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में, अच्छे से वीडियो बनाएंगे। बैड लोन्स का मतलब होता है कि ऐसे पैसे जहाँ पे आपको 12% से लेके 15% तक का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है आपको। मतलब मान लीजिए आपने कोई चीज़ ले लिया है, आपने पर्सनल लोन ले लिया है, उस पर आपको 12% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। सोचिए कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ये, सॉरी टू से, बट कितनी बुरी बात है ये। आपने पर्सनल लोन लिया है, आपकी कोई मजबूरी होगी, आपको कुछ करना होगा, आपकी कुछ प्लानिंग्स होगी, मैं समझता हूँ, बट आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पे करना कहाँ से सही लग रहा है आपको? ये बहुत ही गलत चीज़ है। और ऑफ कंपाउंडिंग के यूज़ ही नहीं कर रहे हो, उसके नेगेटिव में जा रहे हो आप। तो इसीलिए आपको ये बैड लोन्स नहीं लेने चाहिए। हाँ, आप ले सकते हैं, होम लोन्स ले सकते हैं। उसमें एक्चुअली होता ही है कि आपको टैक्स बेनिफिट कुछ मिल जाते हैं, प्लस आपको 6 to 8% का इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि इन्फ्लेशन के हिसाब से सेट हो जाता है, तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और एक घर तो सबके पास होना ही चाहिए। तो ये गुड लोन्स में आते हैं, ये इतने बैड लोन्स में नहीं आते। लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन से क्राइटेरियाज़ हैं। जैसे आप रियल स्टेट में कौन से रियल स्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, घर ले रहे हैं तो कहाँ ले रहे हैं, क्या अपार्टमेंट्स हैं, प्लॉट्स हैं, क्या है।
वो आपको देखना पड़ेगा, बाकी ठीक है, ये गुड लोन्स में आते हैं। लेकिन बैड लोन्स की जहाँ तक बात है तो आपको 12% से ऊपर के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, 10% के ऊपर के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, वो आपको पे नहीं करना चाहिए, वो बैड लोन्स में आते हैं। ये लोन्स आपके जेब से धीरे धीरे पैसे निकाल लेंगे और आने वाले टाइम में आप चाहे जितना भी कमाएं आपको वो कम ही पड़ेगा। तो जितना हो सके बैड लोन से दूर रहिए, ठीक है। तीसरी बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट की। अब हमने इमरजेंसी फंड बना लिया, हमने जान लिया कि लोन्स क्या होता है, चले इतना क्लियर हो गया हमारे माइंड में। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट जो होता है हर किसी को करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड्स, बॉन्ड्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रियल एस्टेट भी इन्वेस्टमेंट होता है एक तरह का, लेकिन रियल एस्टेट मुझे उतना प्रॉपरली दिल से पसंद नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट में आपको एक बार पैसा लगाना होता है, अच्छे खासे अमाउंट आपके पास होनी चाहिए, और लगा के छोड़ दीजिए सालों साल तक, फिर भी कोई गारंटी नहीं है उसका कितना अप्रिशिएट होगा उसमें पैसा। तो मुझे उतना सही नहीं लगता है। लेकिन हाँ, एक घर आपके पास होना चाहिए ताकि आपका अपना घर हो। लेकिन आपने जगह जगह कहीं पे कुछ ले लिया, कहीं पे ये फ्लैट ले लिया, कहीं पे अपार्टमेंट, ये वो सब ले के रख दिया और उसका कोई यूज़ नहीं, वो मत कीजिए, ठीक है। आपको लोन्स पे वो सब नहीं लेना है। इन्वेस्टमेंट करना है ना आपको, तो एक काम करिए, आप गोल्ड में करिए, आप म्यूचुअल फंड्स में करिए, आप इक्विटी मार्केट में करिए, आप स्टॉक्स में करिए। अगर आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं तो डायरेक्ट स्टॉक्स भी चुन सकते हैं, नहीं तो आप म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं। थोड़ा सा नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा, कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और किनके फंड मैनेजर्स कैसे ट्रैक रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा अपनी खुद की थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, या फिर मैं तो यहाँ पे बैठा ही हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपके पास हो। तो इस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, इक्विटी में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपने कुछ पैसे बचाए हैं ना, आपने कुछ पैसे बचाए, आपका मान लीजिए 1 लाख रुपये सैलरी है, आपने 20,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 80,000 रुपीज़ आपके एक्सपेंसेस खत्म हो गए, आपने घर में खर्चे कर दिए, आपने अपने शौक पे खर्चे कर दिए, आपकी कुछ फ्यूचर प्लानिंग होगी उसमें कुछ खर्चे कर दिए, छोटी मोटी चीज़ें ज़रूरतें खर्चे हो गई, आपके पास बचा 20,000 रुपया, वो इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए उसको। 20,000 रुपीज़ मतलब 20% ऑफ योर इनकम शुड बी इन्वेस्टेड in any kind of the investment assets like mutual funds, gold, anything, it could be anything. So आपको ये देखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी है। इन्वेस्टमेंट सबके लिस्ट में एक प्रायोरिटी बेसिस पे होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स तो मस्ट होना चाहिए सबके लिस्ट में, प्लान्स में। फाइनेंशियल प्लानिंग करने बैठे हैं तो म्यूचुअल फंड्स आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा, एक पार्ट होना ही चाहिए। सबसे पहले हमने बात की सेविंग्स की, फिर हमने बात की लोन्स की, फिर हम बात किए इन्वेस्टमेंट की। अब हम बात करेंगे इंश्योरेंस की। आपके पास कितने तरह के इंश्योरेंस होने चाहिए, फलाना ढिमकाना किसी भी तरह के इंश्योरेंस में आपको नहीं जाना है। आपको सिर्फ 2 इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक मेडिकल इंश्योरेंस। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो आपके फैमिली को सिक्योर करता है, और मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है आपके फैमिली के हर मेंबर को सिक्योर करता है, साथ में आपको भी सिक्योर करता है। क्योंकि कभी भी कोई बीमार पड़ता है तो कम से कम लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया लग ही जाता है, उसके खर्चे, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस। तो आपके पास एक प्रॉपर मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए जो कि आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे, ठीक है। आपको कम से कम अपने आने वाले टाइम से 20 गुना ज़्यादा का 20 टाइम्स आपके पास 20 टाइम्स ज़्यादा आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका सैलरी 1 लाख रुपया है, 20 टाइम्स मतलब कम से कम 20 लाख का लाइफ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। ये आपका एक गोल होना चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस इज मस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं। टैक्स जो होते हैं, टैक्स का एक बेनिफिट ये होता है कि आप म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, इक्विटी में, कहीं पे भी आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए, रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट कीजिए, आप किसी को भी एक्सपेंसेस बता सकते हैं, अपने टैक्स में बता सकते हैं कि मैंने यहाँ सब खर्चा किया हुआ है तो मेरे को इतना टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट देती है। तो इस तरीके से आपको टैक्स प्लानिंग भी करना आना चाहिए। टैक्स प्लानिंग पे भी हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। टैक्स प्लानिंग करने टाइम आपको ये देखना चाहिए कि टैक्स हमारा जो कट रहा है वो किस किस तरीके से कट रहा है। आपके जो इनकम आ रहा है उसका आपको क्या प्रूफ है कि आपका इनकम कहाँ जा रहा है, आपका जो इनकम है उसका आउटकम क्या है, आप ये इनकम कहाँ खर्चा कर रहे हैं। अगर आपके पास वो प्रॉपर रिकॉर्ड है गवर्नमेंट को दिखाने के लिए तो आप यहाँ पे टैक्स बचा सकते हैं अपने, ठीक है। और कुछ म्यूचुअल फंड्स तो ऐसे हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपने टैक्स अंडर 80C सेक्शन के तहत बचा सकते हैं।
तो आपको टैक्स प्लानिंग भी करना आना चाहिए। ये आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की। रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर एक एम्बिशन होना चाहिए कि मैं 10 साल बाद करूँगा, मैं 5 साल बाद करूँगा, मैं 15 साल बाद करूँगा। उसके हिसाब से आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए कि आपके रिटायरमेंट के बाद जो आपके खर्चे हैं वो आसानी से निकल सके, आपको उसके लिए काम नहीं करना पड़े। अगर आपने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए हैं तो वेल डन, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं किए हैं तो करना स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल आपको एक इक्विटी, आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। SIP कैलकुलेटर ले लीजिए, गूगल पे सर्च मार के आपने म्यूचुअल फंड ले लिया कोई, आपको पता नहीं है कि मुझे कितना पैसे की ज़रूरत है। मान लीजिए आज आपका इनकम है 20,000 रुपये, जिसमें आपका घर चल जाता है, आप प्रॉपरली रह लेते हो, आपकी स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाती है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाती है, 20,000 रुपीज़ में हो जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको ये 20,000 रुपीज़ को आने वाले 10 साल बाद जब आप रिटायरमेंट लेंगे उसके हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको काउंट करना है। फॉर एग्जांपल आपको 6% ले लेना है और आपको गिनना है कि 6% के हिसाब से 20,000 की वैल्यू आने वाले 10 साल में क्या रहने वाली है। इस हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए, आप इतने पैसे इन्वेस्ट कीजिए, सबका अपना अपना एक प्लानिंग होता है। इतने ही पैसे इन्वेस्ट कीजिए जितना आपका प्रॉपर जो गोल है वो सेटिस्फाई हो जाए आने वाले टाइम में। मतलब आपको आज से 10 साल बाद 20 की जगह पे 50,000 की ज़रूरत पड़ेगी मंथली एक्सपेंस के लिए, तो 50,000 रुपीज़ आपको बैठे बैठे घर पे कैसे आएंगे, इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आप कीजिए। ओके, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो लगाओ तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।